हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 25 जनवरी 2021। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से। सबसे पहले हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है ये चेंजिंग क्लाइमेट। अभी आपको पता है कि यूएसए में प्रेसिडेंट का स्विच ओवर हो चुका है और जो बाइडन ने प्रेसिडेंटशिप 46th प्रेसिडेंट के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एक तरीके ऑफिस में एंटर हो गए। तो एंटर होते ही उन्होंने दो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं। एक तो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को फिर से एक तरीके से जान देने का एक पूरा अपनी तरफ से स्ट्रेंथ डाल दी है कि हाँ वो अब कंटिन्यू करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोल दिया था, बोला अमेरिका के लिए डिजास्टर है ये एग्रीमेंट, ठीक है। दूसरा है डब्ल्यूएचओ को जो फंडिंग बंद करने की बात की गई थी ट्रंप के द्वारा, तो वो अब रिवाइवल की तरफ जाएगी। मतलब अमेरिका अब डब्ल्यूएचओ में वो ही रोल प्ले करना शुरू कर देगा जो बराक ओबामा किया करते थे। तो एक तो ये आर्टिकल देखेंगे। दूसरा आर्टिकल हम देखेंगे कि द इनजस्टिस ऑफ मेरिट। इस आर्टिकल में बताया हुआ है कि आईआईटीज, ये खुद एक स्टूडेंट रहे हुए हैं, अभी फिलहाल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप देख सकते हो कानपुर के। तो आईआईटी कानपुर के बारे में ही ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो शुरुआत में रिजर्व्ड कैटेगरी में एससी एसटी के स्टूडेंट्स जिनको रिजर्वेशन मिलता था और वो फिर एजुकेशन के लिए आईआईटीज में जाते थे, तो उनको कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। फिर उसके बाद में जैसे ही ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिला तो उसके बाद में वो डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं डाइल्यूट हुआ। तो ये अपनी तरफ से तफ्तीश दे रहे हैं कि कैसे भी करके अपनी तरफ से फेवर कर रहे हैं कि जो फैकल्टीज़ हैं, जो प्रोफेसर्स हैं आईआईटीज़ में, बोलो उनमें भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन लाने की ज़रूरत है। अपनी तरफ से ये 2-3 एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। उन एक्सपीरियंसेस को हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर बाद में इस आर्टिकल का जिस्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे ओपन ऑनली ऑन पेपर। अभी कोविड-19 वैक्सीन को लेकर के बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ स्पेकुलेशंस भी हैं। वो ये कहते हैं कि स्पेकुलेशन जो लगा रहे हैं कि जो डेटा शीट रिलीज करनी चाहिए थी ओपन पब्लिक डोमेन में, वहाँ पर वो अवेलेबल नहीं है, तो इससे कहीं ना कहीं रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी जो हमने ऑलरेडी एक बात की थी, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी की बात की थी दिसंबर 2020 में, जिसका ड्राफ्ट वर्जन गवर्नमेंट ने अभी रिलीज भी कर रखा है। तो बोलो उसमें ट्रांसपेरेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं बढ़ती जा रही है, तो साइंस जो है वो कहीं ना कहीं डिजास्टर साबित ना हो जाए। तो देखेंगे इस आर्टिकल को भी। तो इस तरीके से 3 आर्टिकल तो हो गए हमारे एडिटोरियल पेज से। आइडिया पेज पे हमारे सामने इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक तो ये रिफॉर्मिंग कैपिटलिज्म। अभी डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एक समिट होती है हर साल, ठीक है, हर साल जनवरी के लास्ट वीक में, वो अब स्टार्ट होने वाली है आज से। तो उसमें आप देखोगे कि डेवोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो हेड हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है, बोला ग्रेट रीसेट की ज़रूरत है। किसके लिए? कैपिटलिज्म के लिए। तो यहाँ पर पूरे आर्टिकल में हम देखेंगे कि क्या तो ग्रेट रीसेट का सेंस है, क्या क्या अभी इश्यूज हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और क्या इंडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अभी ये जो मीटिंग होगी ये कहीं ना कहीं आप देखोगे ऑनलाइन होगी, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से ये हो नहीं पाएगा और कि वहाँ पर सब लोग फिजिकली गैदर हो सके। ये वाला आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप देखना चाहो तो देख लो। बाकी इसके अलावा हम ये वाला आर्टिकल एक और देखेंगे जिसमें कोविड-19 को कैसे टैकल करने की हम लेसन ले चुके हैं स्वच्छ भारत अभियान से। बोले ये लर्निंग हम कैसे कोविड-19 को टैकल करने में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे। तो इस तरीके से आज 5 आर्टिकल है, हो सकता है लेंदी हो वीडियो, देखते हैं एक एक को। सबसे पहला आर्टिकल है चेंजिंग क्लाइमेट। देखो, जो बाइडन जैसे ही ऑफिस में एंटर हुए 46वें यूएस के प्रेसिडेंट बन के, तो उन्होंने सबसे पहले एंटर होते हैं पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, और डब्ल्यूएचओ को जो फंडिंग मिलती है वॉशिंगटन की तरफ से, उनके लिए अपनी अफर्मेशन दिखाई है कि ये कंटिन्यू रखेंगे। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के लिए क्या कहा था, इन दोनों चीज़ों को उठा करके बोले ये अमेरिका के लिए डिजास्टर है, इनसे निकलना पड़ेगा। इवन कोविड पेंडेमिक के टाइम पर भी यूएसए की जो फंडिंग आनी थी उसको डोनाल्ड ट्रंप ने रोकने की कोशिश की, ये कह के कि बोला डब्ल्यूएचओ जो है वो अभी चाइना के कंट्रोल में है और चाइना जो कुछ भी कहेगा वो डब्ल्यूएचओ करता रहेगा, तो वहाँ पर अमेरिका को पैसा अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे ही अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी उन्होंने बार बार अपनी तरफ से एको किया था कि अमेरिका फर्स्ट, पर जो बाइडन अपनी तरफ से कर रहे हैं ये एक अपने आप में एक शुरुआत है, एक नई एक रिफ्रेशिंग चीज़ हम कह सकते हैं कि जहां पर क्लाइमेट से लेकर के वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में अमेरिका फिर से एंगेज करने की शुरुआत कर रहा है। देखो, यूएसए ने विड्रॉल करने की बात की डब्ल्यूएचओ से,
ठीक है, वो इस जुलाई में होने वाला था, जुलाई 2021 में, बट जुलाई से पहले पहले रिजल्ट आ गए और जो बाइडन प्रेसिडेंट बन गए। तो आप देख सकते हो कि ग्लोबल हेल्थ बॉडी पे जो ड्रास्टिक इफेक्ट जा सकता था ना इस फंडिंग के रुकने से, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा और एक तरीके से बढ़िया काम कर पाएगी। दूसरा, आप देखोगे वर्ल्ड में अगर टोटल एमिशन की बात की जाए, हाँ, डब्ल्यूएचओ की अगर फंडिंग की बात करोगे ना, तो 16% फंडिंग आती है यूएसए से। इसके अलावा पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर जितने भी जो एमिटर कंट्रीज हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात कर रहे थे 2015 में, उनमें से यूएसए सेकंड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है। तो पेरिस क्लाइमेट चेंज पैक्ट के अंडर में इस तरीके से अगर यूएसए फिर आता है, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो जो टारगेट था कि प्री इंडस्ट्रियल एरा के कंपैरिजन में हम इस सेंचुरी में 2 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर को राइज नहीं होने देंगे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक सिग्नल तो अच्छा है। अब काम करने वाली बात है, वो तो आगे की देखने वाली बात है कितना के काम होता है। देखो, बाइडन जो है उन्होंने अपनी तरफ से एक क्लाइमेट एम्बिशंस डिक्लेयर कर दी है, और आप देखोगे कैंपेन में भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करने की शुरुआत कर रहे हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है कि उन्होंने $2 ट्रिलियन अपनी इकोनॉमी में इन्फ्यूज करने की बात की है, जो कि क्लीन एनर्जी प्रपोजल के तौर पे हम देख सकते हैं। तो ये एमिशन फ्री इन्वेस्टमेंट होगा 2035 आते आते $2 ट्रिलियन का। और टारगेट क्या है, यूएसए को नेट जीरो कार्बन इकोनॉमी बनाना है 2050 तक। मतलब कि अगर यूएसए से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन कंटेंट या ग्रीन हाउस गैसेस कहीं एमिट हो रही है, तो उतना ही वो ट्रैप करने की अरेंजमेंट भी करेंगे, चाहे एफॉरेस्टेशन हो, रिफॉरेस्टेशन हो, या साइंस टेक्नोलॉजी बेस्ड में कुछ और इनोवेटिव काम करना पड़े। ओवरऑल अगर एनवायरनमेंट में देखें तो कार्बन का एडिशन यूएसए की वजह से नेट जीरो रहेगा, जितना एडिशन हुआ उतना सब्ट्रैक्ट करेगा कैसे भी करके। तो ये बिल्ड बैक ग्रीनर, ये जो एजेंडा है ना जो बाइडन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हो कि जिन मतलब सोसाइटीज़ को या फिर जिन कंट्रीज़ को डिस्प्रपोर्शनेटली सफ़र करना पड़ता है, कि देखो पोल्यूशन तो करने वाले टॉप एमिटर्स की बात करें, चाइना, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, अगर ये पोल्यूशन करते हैं, और प्रॉब्लम किनको देखनी पड़ रही है, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज को, जहां पर ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, या फिर चारों तरफ आप देखो, इंडिया में ही देख लो, केरला में बैक टू बैक 3 इयर्स हम देख रहे हैं मॉनसून के टाइम पे फ्लड्स का आना, ड्रॉट्स का आना, ग्लेशियर्स का मेल्ट करना, ये सारी चीज़ें, और क्रॉप का फेलियर करना, ये सारी चीज़ें हैं क्या, अल्टीमेटली गरीब देशों के ऊपर ज़्यादा आघात पड़ रहा है इस फॉसिल फ्यूल पॉल्यूशन की वजह से। तो बोलो उनको कॉम्पनसेशन कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, तो नए प्रेसिडेंट का ये जो डिसीजन है ना हेल्थ और एनवायरनमेंट को लेकर के, ये अपनी मतलब शुरुआत में ही उन्होंने बहुत शानदार कदम उठाए हैं, कि जहां पर एक ग्लोबल पावर जो है वो पूरे विश्व के साथ में जो गैप बन गया था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे, उस गैप को फिर से फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, अपने खुद के नेशनल सिलोज, मतलब ऐसा नहीं कि आइसोलेटेड रह करके यूएस अब काम करेगा, अब वो अपने सिलोज से बाहर निकल करके दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में भी अपने डायलॉग स्टैब्लिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखो, ग्लेशियर्स का मेल्ट करना, ग्लोबल वार्मिंग की बात करो, या जो इन्फेक्टियस डिजीजेज है जैसे कि कोविड-19 है, ऐसे टाइम पे तो ग्लोबल विलेज की तरह काम करने की ज़रूरत थी, आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं थी। आज बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स हैं, इवन फॉर्मर यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, इंसुलर टेंडेंसी की, भाई हमें किसी से नहीं है, हम हमारी लड़ाई खुद लड़ेंगे, दूसरे देश अपनी अपनी लड़ाई लड़ो। जबकि ये बीमारी ने क्लियर कर दिया, भाई ग्लोबल विलेज है, कोई भी इससे छूट नहीं सकेगा। तो इस तरीके की इमरजेंसी को अगर रिस्पॉन्ड करना है ना, तो सबको साथ में आकर के काम करना चाहिए। अब फिर वो मेडिकल प्रोविजंस की बात करो, ड्रग्स की बात करो, या पर्सनल प्रोटेक्शन पीपीई इक्विपमेंट्स की बात करो, वेंटिलेटर्स की बात करो, तो ग्लोबल सप्लाई चेन में एक डिसरप्शन नहीं आना चाहिए था। नहीं तो ये आराम से रोका जा, ये हमने बहुत बार डिस्कस भी किया था कि इस पेंडेमिक को रोकने के लिए सभी कंट्रीज को साथ में आना चाहिए था, बट हुआ क्या, सारे के सारे अलग अलग लगे हुए हैं। बट वही चीज़ है, चलो ठीक है कि वर्ल्ड में एक इंपॉर्टेंट लीडर जो है, ग्लोबल पावर जिसको हम कहते हैं, वो अगर अपना रोल फिर से असर्टिव रोल में करेगा, एक इन्वॉल्व वे में काम करेगा, तो वहीं पर कहीं ना कहीं एक अच्छी साइन दिखाई दे रही है, राइट। पर थोड़ा सा इशू क्या रहता है, बोलो ग्लोबलाइजेशन का जो इशू रहेगा ना, उसमें कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं, या डोनाल्ड ट्रंप का जो एक इन्फ्यूज़ किया हुआ जो पूरा आइडिया है ना अमेरिकन सोसाइटी में, वो अभी भी थोड़ा डिफिकल्टी का कारण बन सकता है। देखो, ह्यूमिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, विनम्रता के साथ में आगे चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आप क्लाइमेटिक डिप्लोमेसी की बात कर लो, चाहे किसी भी तरीके से आगे बढ़ने की बात करो। जो बाइडन ने अच्छा कदम लिया है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल है द इनजस्टिस ऑफ मेरिट, आर्टिकल लिखा हुआ आलोक तिवारी के द्वारा।
ये अपना खुद का एक्सपीरियंस बताते हैं, बोला आईआईटी कानपुर से मैं पास आउट हूँ, बहुत ही अच्छा कैंपस है जहाँ पे बोलते लिबरल माहौल रहता है, सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस की बता दी जो हमारे बिल्कुल काम की नहीं है। काम की बात ये आ जाती है कि जब एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करके और फिर पहुंचता है इन आईआईटीज़ में अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। ड्रीम भी क्या होता है, बोले बड़ा पैकेज लेना, एक अमेरिकन ड्रीम बन जाता है कि आउट ऑफ अमेरिका, आउट ऑफ इंडिया कैसे जाया जाए और एक लाविश लाइफ कैसे जी जाए। बोले इस तरीके की सोच के साथ में लोग यहाँ पर आते हैं, कंपटीशन एग्जाम देते हैं और कंपटीशन में जो हाई रैंकर्स होते हैं उनको आईआईटीज़ अलॉट कर दी जाती है। बट रिजर्व कैटेगरी की जब बात आती है तो वहां पर एक तो कैटेगरी बन जाए, रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट जब एंटर होता है आईआईटीज़ में तो बोला वहां पर उनको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। देखो रिजर्वेशन की जब शुरुआत हुई थी ना, वो तो एक बहुत सोच समझ के की गई थी कि हमारी सोसाइटी में जो भी डाउन ट्रोडन सेक्शन है, जो पास्ट में बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ का सामना कर चुका वो सेक्शन है, जो आज कह सकते हो इकोनॉमिकली वीकर कह सकते हो या सोशली डाउन, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा लोअर क्लास में कास्ट में या क्लास में कंसिडर किया जाता है, बोलो उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए किया गया था। बट फिर बाद में ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स बन गई और फिर उसके बाद में लगातार आप देखोगे कि जो हमारे पुअर्टी, एक्सप्लॉइटेशन, इनइक्वालिटी, इनकी वजह से जो लोग पीड़ित थे उन लोगों को मौका थोड़ा बहुत मिलना शुरू हो गया और वो एंटर होना शुरू हो गए। तो बोले यहाँ पर है ना, वो एंटर तो हो गए बट दो कलेक्टिव रेजेस, मतलब उन लोगों के मन का जो गुस्सा है ना, दो तरीके से हम देख सकते हैं, दो तरीके का कॉन्सिक्वेंस वहाँ पे दिखाई देता है। जो जनरल कैटेगरी या अपर क्लास के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, वो क्या परसीव करते हैं कि बोला कि इन लोगों को तो केवल बूस्ट कर करके, अपलिफ्ट करके उनको एंट्री दे दी गई है। तो बोला रिजर्वेशन जो है वो बहुत ही गलत है, ये ऐसा परसीव सोचते हैं जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स आईआईटीज़ में। ठीक है, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, राइट। मैं बस वही चीज़ कन्वे कर रहा हूँ कि ये जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, इनके पास में न तो मार्क्स हैं, न ज़्यादा इन्होंने मेहनत की है, उसके बावजूद भी ये हमारे पास में आकर के हमारे बराबर पढ़ रहे हैं। तो बोले ये हमारे साथ, हमारी मेहनत के साथ ज़्यादती है। तो इस वजह से वहाँ पर एक फिनोमेना निकल के आता है, वो है अदरिंग। अदरिंग का मतलब जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनका जो नॉन रिजर्व्ड कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं, उन स्टूडेंट्स से बिल्कुल गैप बनता चला जाता है। ये इनको अदर्स की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि बैचमेट्स की तरह। आप देखोगे कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाता है, कहने का मतलब ग्रुप्स में डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं और इसका असर कहीं ना कहीं उनकी लर्निंग्स पे भी देखा जाता है। आप देखोगे राइटर जो है वो सीधा इसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, बोले ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है ना, वो ऐसा नहीं है कि हाँ लड़कियां आगे बैठ गई, लड़के पीछे बैठ गए, जो कि हर एक क्लास में आपको देखने को मिलेगा। नहीं, ये कुछ ऐसा है जो कि हमारे हायरार्किकल स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से, कि हाँ अपर लोअर क्लास कास्ट, जो पूरी सोसाइटी की पूरी बात करें वहाँ पर हायरार्की की बात आती है, बोलो वो यहाँ पर सबसे कोर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम, जो कि जर्मनी में, नाजी जर्मनी में जू और आर्यंस की आइडियोलॉजी कि भाई जूस जो है इन्फीरियर है, भगाओ इनको, और आर्यंस सुपीरियर इनको रखो, जो हिटलर ने किया था। ऐसे ही साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड की प्रॉब्लम थी, रंगभेद की प्रॉब्लम थी, जिसमें बोले कि वाइट्स हैं वो सुपीरियर हैं ब्लैक्स हैं, तो बोले इस तरीके का सेंस वहाँ पर आता है। तो इस वजह से आप देखोगे एक इंडिविजुअल अपनी खुद की ही उस मतलब सबके साथ इंटरेक्ट प्रॉपर नहीं कर पाता है जो रिजर्व्ड कैटेगरी का है, और वो अपने खुद के सेल्फ इनिशिएटिव नहीं ला पाता। अब आपने जरूर 11वीं की एनसीईआरटी बुक पढ़ ली होगी, उसमें भीमराव अंबेडकर जी का एक पूरा ब्लॉक दिया हुआ है जिसमें इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, इस ट्रिनिटी के बारे में, बैलेंस के बारे में बताया। तो यहाँ पर आप देखो कि इक्वालिटी तो दे दी बट लिबर्टी नहीं दी जा रही है स्टूडेंट्स को, रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। तो लिबर्टी जब ना हो और इक्वालिटी पूरी हो, तो इस केस में क्या कहा था अंबेडकर साहब ने कि भाई अगर इस तरीके की परिस्थिति बन गई तो वहां पर इंडिविजुअल इनिशिएटिव को आप मार दोगे, तो वहां पर लिबर्टी भी देने की जरूरत है। इक्वालिटी ही कोई जरूरी नहीं है कि रिजर्व करके आपने भेज दिया उनको, तो यहां पर वो सेंस आता है। और ये चीज राइटर जो है उन्होंने एक्सपीरियंस की कि जब मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में गया था पढ़ने के लिए, और वहाँ पर मेरे साथ में मैंने एक्सपीरियंस किया कि जो एक्सक्लूजन है किसी भी एक इंडिविजुअल का या पूरे एक ग्रुप का, पूरे सिस्टम से उसका कितना असर पड़ता है लर्निंग पे और आउटकम्स पे। तो एक तो ये चीज़ हो गई अदरिंग वाली। दूसरी बोले
कि आप देखोगे लर्निंग एनवायरनमेंट की बात करोगे आईआईटीज़ में, तो वहाँ पर एक स्लो पेस का माहौल बनता रहता है। कहने का मतलब रिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी के एक ही बैच के बहुत सारे स्टूडेंट्स, रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को स्लो स्पेस में डाल दिया जाता है। स्लो स्पेस का मतलब उनको जो कुछ भी प्रोग्राम है वहाँ पर प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलता है, और वहाँ पर जो कैटेगराइजेशन है उसकी असर की वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो पता पड़ता है कि अपने बैचमेट्स के ही वो जूनियर बन जाता है आने वाले टाइम पे। तो बोले इस तरीके से क्या होता है कि वो अपनी जो एस्पिरेशन, एक ड्रीम लेकर के जो आईआईटीज़ में घुसता है ना लोग, उनके ड्रीम्स के कंपैरिजन में रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स की ड्रीम क्या हो जाती है? लो ग्रेड, पुअर जॉब प्रॉस्पेक्ट हो जाता है उनका। इसी तरीके से प्रोफेसर्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं आप देखोगे वो भी रिकमेंड ज़्यादा अच्छा कुछ करते नहीं है। तो यहाँ पर जो साइंस जो पॉइंट है यहाँ पर पूरा मिला करके बोले, एक तो ये कि एक्सक्लूजनरी थॉट्स है ना, इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इसके लिए सबसे बेस्ट काम हुआ बोले 2 दशक पहले, जब आप देखोगे जब ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलना शुरू हो गया था 1993 में, जब वीपी सिंह गवर्नमेंट आई थी ना 1990s में शुरुआत में, पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट से पहले, तो उन्होंने रिजर्वेशन दे दिया था। तो बोले जब से ओबीसी स्टूडेंट्स का जाना हुआ है, तो थोड़ा सा ये जो गैप है ना, ये करंट क्राइसिस जो है, जो ये राइटर यहाँ बता रहे हैं, बोलो वो थोड़ा सा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब थोड़ा सा डाइल्यूजन वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मेन स्ट्रीम में सभी रिजर्व्ड कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के सब लोग साथ मिलकर के फिर काम करते हैं। अब यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं, बोले कि एक रिफ्रेशिंग चेंज की ज़रूरत क्या है, कि बोले ये जो डीप सीटेड प्रिजुडाइस है ना, जो एक कह सकते हो कि हम रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया, बोले इसको हम सही करने के लिए एक कदम और उठा सकते हैं। बोले कि जो फैकल्टी है या फिर जो आप कह सकते हो प्रोफेसर्स हैं, वहाँ पर भी प्रोफेसरशिप में भी आप रिजर्वेशन अप्लाई कर दो, जिससे कि अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस के लोग जब वहाँ पर जाएंगे इस पढ़ाने के लिए, तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन वो बच्चे फील करते हैं, जिसकी वजह से एक बंदा जो जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी का है वो तो एस्पायर कर रहा है यूएस से या फिर बहुत बड़े पैकेज का, जबकि दूसरी तरफ जो दूसरा बंदा है जो रिजर्व्ड कैटेगरी से है, वो अपने ही बैचमेट का जूनियर बन गया स्लो पेस की वजह से। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए प्रोफेसर जो है उनके यहाँ पर भी रिजर्वेशन की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब ये है, देखो कि ये लाइन बहुत अच्छी है। देखो, रोज टिंटेड नॉस्टैल्जिया, मतलब पुरानी वो यादें जिनके बारे में हम अच्छी अच्छी बातें सोच करके ही काम करें, तो वो चीज़ बहुत गलत हो जाएगी अगर हम होई हुई इनजस्टिस को इग्नोर कर देंगे। मतलब हम पुरानी यादों में केवल अच्छी बातों को याद करें, वो तो सही है, बट उसके साथ साथ में जो कमियां हैं उनको भी हमें सही करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है ओपन ओनली ऑन पेपर। आर्टिकल लिखा है प्रियंका चौधरी के द्वारा। देखो, साइंटिस्ट हो, रिसर्चर्स हो, सब लोग बोल रहे हैं, बोले कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड जो डेटा है वो पब्लिक डोमेन में लॉन्च कर दो जिससे कि सबको पता पड़े, बट उसकी कमी है अभी भी। देखेंगे क्या कमियां हैं पूरी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी STIP है दिसंबर 2020 में, वो भी लॉन्च की, और इसमें मेन जो प्रिंसिपल है, मेन जो एथो है वो क्या है? ओपन साइंस। और ओपन साइंस की जब बात आ जाती है ना, तो वहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? कुछ भी चीज़ हो, कैसी भी कुछ काम हो रहा हो साइंस में, वो पब्लिक को पता होना चाहिए, पब्लिक में अवेयरनेस उसके बारे में होना चाहिए। अगर हम ग्लोबल क्राइसिस की बात करें, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम साइंस करके क्या देखी जाती है? एक तो फॉल्सिफिकेशन, एक फैब्रिकेशन। मतलब कि जो डेटा है उसको मतलब एक तरीके से गलत तरीके से मैनिपुलेट कर देना, या फिर अपने हिसाब से उनको सेट कर देना बिना कोई स्टडी के, बिना कोई ऑथेंटिक डेटा के बेसिस पे। आज डेटा हो या प्लेजियरिज्म हो, प्लेजियरिज्म का मतलब होता है एक तरह से कॉपी करना, पायरेसी करना, अनएथिकल ऑथरशिप के बारे में, या फेलियर की बात करें, फेलियर को डिस्क्लोज करना, या फिर आप देखोगे कोई भी काम हो रहा है रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में कि जेंडर डिस्पैरिटी कितनी क्या है, इन चीज़ों के बारे में साइंस को ओपन होने की ज़रूरत है। और यही चीज़ कहीं ना कहीं STIP ड्राफ्ट पॉलिसी एनविसाज कर रही है। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल क्या आता है यहाँ पर राइटर के अकॉर्डिंग, कि बोले 10,000 कदम चलने वाली बात बोलते हैं। बोले 10,000 कदम अगर आप दिन में चलते हो तो आप हेल्दी रहोगे। बोले इसके लिए भी आपके पास में कोई प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है, कि कहने का मतलब कि 10,000 कदम अगर कोई चलता है तो वो हेल्दी रहेगा, बट फिर भी मार्केट में घड़ियां चल रही हैं ऐसी। ठीक है, तो बोले कि ओपन साइंस का सीधा सा मतलब ये होता है कि आप ट्रांसपेरेंट मैनर में डेटा अवेल कराओ, जो भी आपने रिसर्च की जो भी चीज़ें हैं वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो वो डेटा,
कोलैबोरेशन होना चाहिए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में। वही बात कि इस सीलो के जो लोग हैं वो दूसरे सीलो के लोगों के साथ, मतलब पीयर रिव्यू भी होना चाहिए। साथ में एक कांस्टेंट और कंटिन्यूअस ट्रांसफर होना चाहिए नॉलेज का, किसके बीच में, नॉलेज प्रोड्यूसर के और यूजर के बीच में। यूजर कौन हो गई, पब्लिक, नॉलेज प्रोड्यूसर हो गए साइंटिफिक कम्युनिटी। तो इनके बीच में बोला डेटा का प्रॉपर ट्रांसमिशन टाइम टू टाइम होना चाहिए इन वेल ट्रांसपेरेंट मैनर। देखो STIP पॉलिसी, ड्राफ्ट पॉलिसी की हम बात करें 2020 में, उसमें क्या कहा गया है, बोला कि ओपन साइंटिफिक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जहां पर जो भी डेटा होगा, जो भी आपका कंटेंट होगा, साइंटिफिक डेटा होगा, इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगा या रिसोर्स होगा, वो सभी के लिए अवेलेबल होगा। कहाँ पर, फेयर, किस तरीके से कि हर कोई फाइंड कर सके, फाइंडेबल हो, वो एक्सेस कर सके उस डेटा को, इंटरऑपरेबल हो। ऐसा नहीं इस साइंटिफिक कम्युनिटी ने कुछ रिसर्च की तो इस साइंटिफिक कम्युनिटी का एक्सेस करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, नहीं जी। या फिर कोई पब्लिक डोमेन में काम करने वाले कोई और इंस्टीट्यूशन है, उसको अगर इस डेटा को एक्सेस करना है तो परमिशन लेने की पड़ेगी, नहीं। ये अगर आप फेयर की बात करते हो, फाइंडेबल, एक्सेसिबल, इंटरऑपरेबल, रीयूजेबल टर्म की, तो वहां पर हमें ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। जैसे कि कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया। अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो रिसर्च की गई थी ना, इनकी ट्रायल ली गई थी इन वैक्सीन की, वो इंडिया के बाहर ज़्यादा की गई है एज कंपेयर टू इंडिया। और इंडिया में एक वैक्सीन का ट्रायल तो थर्ड फेज का अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है, फिर भी वैक्सीनेशन का ड्राइव चालू हो गया, तो ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग है। अगर हम देखें फर्स्ट वैक्सीन कैंडिडेट है वो कौन सा है, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका वाला है, ठीक है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसको प्रोड्यूस कर रही है, और जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSO है, उन्होंने अपनी तरफ से अप्रूवल भी दे दिया। बट आप देखोगे लगभग 23,745 पार्टिसिपेंट्स पर ये वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाला या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो प्रोड्यूस करा है, जिसका नाम है कोविशील्ड, उसका जो ट्रायल है वो ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, UK यहाँ पर हुआ था। और आज एज देखो, 18 और उससे ज़्यादा की उम्र के लोगों पर हुआ था, और उसकी एफिकेसी कितनी आई, 70.42%। जबकि इंडिया में अगर आप देखोगे फेज सेकंड और थर्ड क्लिनिकल ट्रायल्स का तो केवल 1600 पार्टिसिपेंट्स पे हुआ था। तो इस तरीके से ये पूरा डेटा क्या शो कर रहा है कि हमारे यहाँ पर लिमिटेड एथनिसिटी डेटा अवेलेबल है कि वाकई में इंडिया में इस वैक्सीन का क्या रिस्पॉन्स रह सकता है। और रही सही में ट्रायल जो हुए वो किस पर थे, 55 साल से कम उम्र के लोगों पर, जबकि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा वल्नरेबल किसको बताया गया है, एज के हिसाब से, जिसकी उम्र 50 या उससे ज़्यादा की है। तो यहाँ पर 55 के तो नीचे नीचे आपने ट्रायल किया है, तो इसका मतलब ओल्ड एज पॉपुलेशन को अगर आप वैक्सीनेशन प्रोवाइड करोगे तो उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। जो CDSCO है उसकी जो गाइडलाइंस है उसका काम क्या है, उसकी काम ये बोलती है, बोला ब्रिज करना है स्टडी को। ब्रिज का मतलब हो गया इधर स्टडी हुई, इधर स्टडी हुई, इनके बीच में कुछ गैप तो नहीं है, तो दोनों के बीच में जो गैप है उसको फुलफिल करना। बट यहाँ पर तो हमें गैप बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। पीयर रिव्यू की बात की जाए, मान लो इधर तो जो कोविशील्ड है, इधर कोवैक्सीन है, दोनों ने रिसर्च की, तो कोविशील्ड वाली जो रिसर्च करने वाली पार्टी है उसको कोवैक्सीन की रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए। इन मतलब वाइस वर्सा होना चाहिए एक दूसरे का, कि इन्होंने किस बेसिस पे ये अपना डेटा बताया, तब जाकर के गुड साइंस को हम क्लेम कर पाएंगे। दूसरा कैंडिडेट कौन सा है, कोवैक्सीन, जो कि हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक ने डेवलप किया है, कोलैबोरेशन में है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो आप ICMR को देख सकते हो, जो कि हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वो सीधा का सीधा यहाँ पर इन्वॉल्व है रिसर्च में भी। तो इसका तो अभी तक फेज थर्ड का ट्रायल जो है वो अंडरगोइंग अभी चल रहा है। और जबकि कम्युनिटी में आप देखोगे, साइंटिफिक कम्युनिटी में इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप एक प्रिवेंटेबल क्लिनिकल डिजीज़ के लिए वैक्सीन तैयार कर रहे हो, इसके ट्रायल अब अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं, और उसको आप सीधा का सीधा लॉन्च कर दो, तो बहुत ज़्यादा कंसर्न है। यहाँ पर आप देखोगे ICMR जो है ना, इसमें इसके रिसर्च में तो खुद पार्टिसिपेट कर रही है, और जो कोविशील्ड है ऑक्सफोर्ड वाला वैक्सीन, उसके लिए आपने प्लेटफॉर्म दे रखा है कि हाँ ओपन साइट ट्रायल करने के लिए ओपन कर दिया। तो STIP पॉलिसी जो है 2020 की ड्राफ्ट पॉलिसी, तो भाई उसमें तो आपने ये कहा था कि रिसर्च डेटा जो होगा वैक्सीन का वो मीडिया या फिर आप कहोगे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कराओगे, वहाँ पर एक कलेक्टिव स्क्रूटिनी होगी या पीयर रिव्यू भी किया जाएगा। तो अगर डेटा ही नहीं है तो काहे की फिर कलेक्टिव स्क्रूटिनी होगी
क्या फिर वहाँ पर पीयर रिव्यू हो पाएगा? तो डेटा जो है ना अभी ओपनली अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। जबकि आप देखोगे फंडिंग किसकी हो रही है, अगर कोवैक्सीन की बात करो तो आईसीएमआर, पब्लिक इंस्टीट्यूट। कोविशील्ड की बात करो, ट्रायल हो रहे हैं, कौन अप्रूवल दे रहा है? पब्लिक इंस्टीट्यूट, आईसीएमआर। तो ये बड़ा सवाल यहां पर उठ जाता है। देखो, साइंस हमेशा से सेल्फ क्रिटिकल रही है और सेल्फ करेक्टिंग रही है। सेल्फ क्रिटिकल का मतलब हमेशा खुद से सवाल किए हैं साइंस ने, और फिर बाद में धीरे धीरे रिसर्च होती है, फिर अपने आप खुद को ठीक करती चली जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को, सेल्फ क्रिटिकल और सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस को, अगर आप इस तरीके से डेटा प्रॉपर नहीं रखोगे तो आप हैम्पर कर रहे हो, घात कर रहे हो उस पर। ठीक है, कोविड-19 के लिए जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से रिसर्च और इनोवेशन जो लॉन्च की है ना, वो वाकई में बहुत काबिल तारीफ है। बट यहाँ पर हम डेटा को या फिर ट्रांसपेरेंसी को अगर हटा दें, फिर अगर इस तरीके के कदम उठाएं, तो वो कहीं ना कहीं रिस्क में डाल देती है एक एक इंडिविजुअल को जिनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। CDSCO की गाइडलाइंस की अगर देखें तो वहाँ पर क्लियर क्या है कि एडिक्वेट डेटा है ना, वो जनरेट किया जाएगा। कहने का मतलब बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक ट्रायल लिए जाएंगे, फिर उसके बाद में वैक्सीन का जो डेटा है वो पब्लिक डोमेन में लॉन्च किया जाएगा, और फिर जो क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके बारे में एनालाइज किया जाएगा। ऐसे होता है साइंस का काम, ऐसे होती है साइंस, सेल्फ क्रिटिकल और सेल्फ करेक्टिंग। तो यहाँ पर डेटा है, वही मेन बात आ गई है। देखो, डेटा से रिलेटेड कितना मैटर होता है। देखो, डेटा पर्सनल डेटा सिक्योरिटी की बात हमने कर ली, ये डेटा यहाँ पर कुछ और ही तरीके का डेटा आ रहा है। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा इज़ न्यू इकोनॉमी, राइट? ये बहुत बार आता रहता है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी तक की या टू रिसर्च, देखो कभी भी साइंस में कुछ काम हो ना, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च टूल, नेगेटिव रिजल्ट, एफिकेसी ऑफ डेटा, ये तो होने ज़रूरी ही है। पर सिर्फ ये ही हो ऐसा भी नहीं, पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है, पब्लिक में अवेयरनेस फैलाना भी बहुत ज़रूरी है। आईसीएमआर एक पब्लिक एंटिटी है, तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली काम करने की ज़रूरत है। डेटा को आप देखोगे, CSIR हो गया, DST हो गया, इनके ओपन स्पेसेस में ओपनली अवेलेबल कराना चाहिए, जहां पर कोई भी एक्सेस कर सके, जो कि STIP पॉलिसी 2020 की ड्राफ्ट में FAIR जो हमने देखा ना अभी प्रीवियसली, वो चीज़ तब जाके इंश्योर हो पाएगी। और बोला क्या गया FAIR को, फाइंडेबल, एक्सेसिबल, इंटरऑपरेबल, रीयूजेबल, ये होना चाहिए साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ में, साइंस को अगर हमें प्रमोट करना है तो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है रिफॉर्मिंग कैपिटलिज्म। आर्टिकल लिखा हुआ है C राजा मोहन के द्वारा। बोले कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बात चल रही है, बोले ग्रेट रीसेट की। अब यहाँ पर शुरुआत में तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं क्लॉस कॉब, उन्होंने अपनी तरफ से जो बात बोली है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से आज वर्ल्ड इकोनॉमी ट्रबल्स का सामना कर रही है। आज ग्लोबल सोसाइटी के सामने बहुत बड़े प्रॉब्लम है, चाहे पेंडेमिक की वजह से देखो, या फिर आप देखोगे टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के कितनी स्पीड से टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है हर एक सेगमेंट में, या फिर क्लाइमेट चेंज को लेकर के। बोला यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हमें ग्रेट रीसेट की। तो यहाँ पर USA, चाइना, सभी कंट्रीज़ को अगर हम देखें तो इनको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, कुछ सेंट्रिस्ट भी हैं, बट लेफ्ट एंड राइट अगर दो आइडियोलॉजी की बात की जाए तो राइट वाले जो हैं वो तो इस ग्रेट रीसेट को इस तरीके से देख रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो सोशलिज्म को प्रमोट करना चाहता है, और दूसरी तरफ जो लेफ्ट वाले हैं, जैसे चाइना, रशिया में भी थोड़ा लेफ्टिज्म का रहता है ना, जो कम्युनिस्ट जो कंट्रीज़ हैं, वो ये कहते हैं, बोले कैपिटलिज्म जो कि क्राइसिस का सामना कर रहा है उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिफॉर्म करना चाहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई कहीं ना कहीं कम्युनिज्म को एक और थ्रेट हो सकता है। तो ऐसे करके दोनों की दोनों इस चीज़ को लेकर के कह सकते हैं ना, सस्पिशियस है, डाउट है कि पता नहीं क्या प्लान है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे, ये जो ग्रेट रीसेट की बात की जा रही है। देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अगर आज देखें तो जितने भी कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस है ना, ग्लोबल चैलेंजेस, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उन्हीं को करने की बात की गई है। आज अगर आप देखो
जब से ग्लोबलाइजेशन की बात हुई, ग्लोबलाइजेशन पीक पे कब गया? 1990s में, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड ख़त्म हुआ ही था। फिर बाद में ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस ने जो ग्लोबल साउथ है उनके साथ में अपनी जो एंगेजमेंट है वो बढ़ानी शुरू कर दी थी। इंडिया का भी उसी टाइम पे हुआ था जब हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था। वो सारी सिचुएशन की वजह से आप डीरेगुलेशन को देख रहे हो, मतलब ओपन हो गई थी पूरी इकोनॉमीज, और लगातार पिछले 3 दशकों में ये काम होता रहा है। बट हो क्या गया, यूएसए इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। बट वही बात है, डोनाल्ड ट्रंप के आते हैं थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे। बट अभी बात आती है दिल्ली की। दिल्ली ने, पहले की तो बात क्या थी कि हम कहीं ना कहीं हम खुद क्लोज इकोनॉमी हुआ करते थे, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आने के बाद में फिर हम ओपन अप हुए। तो आज देखो, ग्लोबल डिबेट की जब बात होती है तो दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वालों में से एक रहता है। और करंट क्राइसिस की अगर बात करें या जो भी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं, इन सारे इश्यूज को देखें अगर हम, चाहे वो पेंडेमिक की बात करो, चाहे आप टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात करो, चाहे आप बात करो जो भी क्लाइमेट चेंज को लेकर के मुद्दे चल रहे हैं उनको लेकर के, तो यहां पर अब हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि अब जो कैपिटलिज्म होगा ना, वो केवल और केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को लेकर के नहीं होगा। अब आपको बहुत कुछ सोच समझ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। और इसमें हमारी लीडरशिप जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, थोड़ी सी फैक्ट है कि अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, पहली चीज़ तो आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पढ़ना जरूर, ठीक है। ठीक, दूसरा, इसकी जो एनुअल मीटिंग होती है वो कहाँ पर होती है? देखो, यूजुअली तो डेवोस में होती है, स्विट्जरलैंड में, बट अब की बार कोविड-19 की वजह से क्या हो रही, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे। और उसके बाद में फिर इस मीटिंग को फिजिकल मीटिंग में भी कन्वर्ट किया जाएगा जून 2021 में। कहाँ पर होगी वो मीटिंग? सिंगापुर में। तो बोला सिंगापुर क्यों चूज किया गया? बोला न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं हमेशा से, ठीक है। 2002 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो डेवोस की मीटिंग थी वो कहाँ पर कंडक्ट की गई थी? यूएसए के मैनहट्टन में। बोले यहाँ पर क्यों की गई? बोले न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल तो न्यूयॉर्क को कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वॉशिंगटन जहाँ पे यूएसए की सरकार अपना काम करती है। तो बोले उस टाइम पे जो सितंबर 11, 2001 को अटैक हुआ था ना, 9/11 अटैक ओसामा बिन लादेन ने किया था, बोला इस वजह से वहाँ पर थोड़ा सा मीटिंग को, डेवोस वाली मीटिंग को स्विच कर दिया गया 2002 की, कहाँ पर? यूएसए के मैनहट्टन में। बोला सिमिलरली अभी जो क्राइसिस है कोविड-19 का, उसमें ईस्टर्न एशिया या फिर ग्रेटर चाइना बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे इनडायरेक्टली, ठीक है, कि चाइना की डोमिनेंस यहाँ पे लगातार बढ़ती चली गई। बोले ईस्टर्न एशिया ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। देखो, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप तो फेल हुए हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। तो बोले इस वजह से सिंगापुर है ना, एक ऐसी सिटी है जहाँ पर आप कह सकते हो कि जो जल्दी ही टाइम पे ही टैकल कर लिए कोविड-19 के केसेस को, मोर्टेलिटी रेट भी बहुत कम है। तो बोला सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देता है। तो बोला इस वजह से सिंगापुर को सेलेक्ट किया गया है। अब राइटर सीधा आ रहे हैं एजेंडा पे, वो ये कि ग्रेट रीसेट का जो एजेंडा है उस पे हमें ध्यान देने से पहले 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला इश्यू है कैपिटलिज्म। देखो, अगर कैपिटलिज्म को आप रिफॉर्म कर रहे हो ना, तो वहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना कैपिटलिज्म के, उनको कहीं ना कहीं रीलुक करने की ज़रूरत है। अपने खुद के ट्रेडिशनल कॉरपोरेट फोकस को, एक कह सकते हैं ना कि पहले तो क्या था, कॉरपोरेट्स का दिमाग, ये जो कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, सबका एक ही दिमाग था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। बोला इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर ये आपने नहीं छोड़ा तो आज के टाइम पे फिर कैपिटलिज्म फिर से फेल हो जाएगा। आपको इस टाइम पर अभी डिमांड क्या आ रही है रिफॉर्म की, कि ओल्ड कैपिटलिज्म खुद में रिफॉर्म लेकर के आए। अच्छा, पुराने वाले टाइम में देखें, हमें ये तो पता ही है कि जो कैपिटल है वो कहीं ना कहीं खुद में चेंज आने के लिए रजिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि जो लोग कॉरपोरेट्स हैं या फिर जो कैपिटलिज्म को प्रमोट करते हैं, वो तो एक ही चीज़ के दिमाग लगाते हैं ना कि भाई मेरे जेब में कितना पैसा आ रहा है। तो बोला अब चेंजेस की बात आएगी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा कि जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं वो कितना जल्दी एक्सेप्ट करते हैं इन चीज़ों को। देखो, यूएसए की बात करो या इंटरनेशनली कहीं पर भी बात करो, जब ये पेंडेमिक आया ना, तो इस पेंडेमिक ने ग्लोबली एक गांव की तरह, जब पीड़ा होती है ना किसी भी एक गांव में, जब बीमारी आ जाती है, बोले उस तरीके से सबको परेशान किया है। तो वहाँ पर अगर हम
उसी तरीके का कैपिटलिज्म फॉलो करेंगे जो कि पुराने टाइम पे हुआ करता था, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, कि जब बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइटेटिव कैपिटलिस्ट हुआ करते थे 19वीं सेंचुरी में, जो कि बहुत ही ज़्यादा खून चूसा है, मतलब गरीब देशों, मतलब जो दूसरे देश थे, जो कॉलोनीज थी वहाँ पर। तो बोला उस चीज़ को हमें छोड़ने की ज़रूरत है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं, उन्होंने भी तो वही कर लिया ना। एक तरीके से हमने बोला था कि एक डिजिटल आदर्श देश आएगा, ठीक है, डिजिटल यूटोपिया का मतलब आदर्श देश, ठीक है। तो बोले डिजिटल कंपनीज, डिजिटल इंटरवेंशन जब होगा तो सारा वर्ल्ड जो है वो बहुत प्रॉस्पर हो जाएगा, बहुत सही काम करेगा। बट आप देखोगे फिर से वो ही ग्रीडी माहौल बन गया है, रेपेसियस माहौल बन गया है, जो यूरोपियन मर्चेंट्स ने दिखाया था कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। तो बिग बेनिफिशियरीज जो है उनको अब अपने जेब थोड़े से ढीले करने की ज़रूरत है। अभी ज़रूरत है कि कैसे भी करके रियलिटीज़ को एक्सेप्ट किया जाए, और कैपिटलिज्म जो है ना उसको अपने आप को थोड़ा सा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन कर सकता है? एडम स्मिथ की बात, स्टेट को एक मीडिएटिंग पावर की तरह काम करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पे ज़रूरी है। तो वो कैसे आएगा? बोले एक तो दो सोसाइटीज़ में जो पॉलिटिकल गैप है ना इंटरनली, उसको ख़त्म किया जाए या उसको बैलेंस किया जाए, और दो सोसाइटीज़ के बीच में मतलब इंट्रा और इंटर, ये बैलेंस लाने की ज़रूरत है। और इसमें स्टेट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, एक बैलेंसिंग व्हील का काम कर सकते हैं। पहला मुद्दा। दूसरा, देखो क्लाइमेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, क्लाइमेट का मुद्दा, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जो बाइडन ने आते ही हमने देखा आर्टिकल की 2015 के पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को रीजॉइन कर लिया है, तो ये अपने आप में बहुत एनकरेजिंग चीज़ है। बट अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये क्लाइमेट का इकोनॉमिक और सोशल कॉस्ट कितना क्या है, उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम इंटरनली या एक्सटर्नली देखें तो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़ी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। वो कैसे? देखो इंटरनली अगर हम देखें तो डिफरेंशियल सोशल इम्पैक्ट है। कहने का मतलब अमीर जो है उसके ऊपर इतना असर नहीं है जितना गरीब पर है। मान लो बाढ़ आ गई तो अमीर तो अपने घर में अच्छे से बैठा रहता है, जबकि गरीब है वो बेचारा रोड पे बैठा है, उसको इसको तो परेशानी आएगी ना, वो तो बह जाएंगे, वो तो मर जाते हैं। तो बोले एक तो इंटरनली डिफरेंशियल सोशल इम्पैक्ट है, और एक्सटर्नली अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल पे तो वहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग कार्बन पॉलिसी है, कि बोला कि हम इतने दिनों में कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, हम इतने दिनों में कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, और पॉलिसी को फिर वो इम्प्लीमेंट करने पे आते हैं तो सब फेल हो रहे हैं। तो बोले इस तरीके से इंटरनली और एक्सटर्नली क्लाइमेट चेंज को टैकल करने का जो एजेंडा है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में, वो भी कहीं ना कहीं फिसड्डी दिखाई दे रहा है, वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका आ रहा है। तो ज़रूरत क्या है कि पॉलिटिक्स जो है ना, जो कंटेस्ट हो रहा है इंटरनल, जैसे इंडिया की बात कर लो, या फिर इंडिया, एक तो इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स जो हो रही है वो, और एक इंडिया की यूएस के साथ में जो पॉलिटिक्स है, दोनों को कहीं ना कहीं एक सही तौर पर अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो दूसरा क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो गया। तीसरा, देखो ग्लोबल कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें, ग्लोबल कॉपरेशन की अगर बात करें, सभी से देश साथ में है, वही बात है ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करें, तो ये मैंने आपको बता दिया था कि 1990 के बाद में लिबरलाइजेशन ग्लोबल इकोनॉमी का जो आइडिया था वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से चला, और वहाँ पर जो एक चीज़ थी वो थी इंटेंस कॉन्टेस्टेशन। बट आज का जो टाइम है ना, वो कॉन्टेस्ट करके हमें ज़रूरत है कि अभी हम कोऑपरेट करें, ना कि कॉन्टेस्ट करें। क्योंकि आज हर एक मुद्दा, आज देखो फेसबुक बैठी कहाँ पर है, हेड ऑफिस कहाँ है फेसबुक का, गूगल का, आयरलैंड में, और उनका केस कहाँ पे चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में। हम यहाँ पर चिंता में आ रहे हैं, व्हाट्सएप की पॉलिसी चेंज की है यूएसए में बैठ करके उन लोगों ने, और चिंता में आ रहे हैं हम यहाँ पे कि भाई इस तरीके की पॉलिसी रिफॉर्म्स मत लेकर के आओ, नहीं तो हम यहाँ पर बैन कर देंगे व्हाट्सएप को। तो ये ग्लोबल विलेज बन गया है, टेक्नोलॉजी ने ये बना दिया है। तो अभी हमें कहीं ना कहीं मल्टीलेटरल एजेंडाज को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो ये पॉलिटिकल इश्यूज जो है ना, वहाँ पर हमें सारी चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, मतलब एक कोलैबोरेशन आने की ज़रूरत है। अगर हम देखें ये जो मुद्दा अभी जो चल रहा है ना, सारे इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव मल्टीलेटरलिज्म में ले जाके डाल देंगे हमें, बजाय कि हमें ज़रूरत है कोऑपरेटिव मल्टीलेटरलिज्म की। ठीक है ना? तब जाकर के हम, आप कह सकते हो कि अच्छा काम कर पाएंगे। तो 20वीं शताब्दी की बात
करें तो इंडिया देखो पहले बहुत कुछ क्लोज हुआ करता था, बट आज कंट्रीब्यूट करता है इंटरनेशनल रूल फॉर्मुलेशन में। तो आज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ग्रेट रीसेट की बात करें, और वो होगा भी और हो भी रहा है, तो उस केस में आज इंडिया उन देशों में से कंसिडर होने वाला है जो कि इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत बड़े विनर्स की तरह इमर्ज होकर के आएंगे, बशर्ते कि इंडिया एक एक्टिव रोल प्ले करे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल है स्वच्छ लेसन फॉर कोविड टाइम्स। आर्टिकल लिखा हुआ है अक्षय राउत के द्वारा। देखो, यूरोप हो या कोई वर्ल्ड का किसी भी पार्ट में देखो, क्रिसमस डे किस तरीके से सेलिब्रेट किया, बड़े छुप छुपा करके। ऐसे ही हमारे न्यू ईयर की बात भी करें या फिर शादियां हो रही हैं बहुत सारी, तो प्रोटोकॉल्स तो बहुत सारे दे दिए गए, बट लोगों ने प्रॉपर उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया या फॉलो नहीं किया, तो उनके फाइन लगाए गए। इंडिया में आप देखोगे मुंबई में लगभग 10 लाख लोगों के ऊपर फाइन लगाए गए हैं कि भाई आपने मास्क नहीं पहना। हाँ, ये अच्छी बात है कि जो बाइडन ने जैसे ही एंट्री ली है, आते ही सबसे पहले ये काम कहा है कि भाई मास्क पहनना ज़रूरी है। फाइन और पुलिस के एक्शन है ना, ये जस्टिफाई हो जाते हैं कि जब हम एक ऐसे सिस्टम की बात करते हैं कि जो सिस्टम वाकई में इस तरीके के पिलर्स पे खड़ा है, जो पिलर आज की परिस्थिति में बहुत ही कमज़ोर है, और एक भी पिलर अगर रह गया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो उस केस में कोविड-19 जैसे बीमारी को टैकल करने के लिए अगर पुलिस एक्शन लेना पड़े तो कोई गलत बात नहीं थी। अगर स्वच्छ भारत अभियान की हम बात करें तो हमारे पास में बहुत सारी लर्निंग्स है, बहुत कुछ सीखा है, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका एक आइडिया भी रहा है इस कोविड-19 को टैकल करने के लिए। बोला दवाई तो है ही, पर साथ में कड़ाई भी, क्योंकि जब तक इम्यूनिटी नहीं बन पाएगी, पूरी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाएगी, जब एक एक इंडिविजुअल की बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, तब तक हम इस चीज़ के कोविड-19 को हल्के में नहीं ले सकते। देखो, बिहेवियरल चेंज की अगर हम बात करें तो स्वच्छ भारत ने 2014 से 2019 में कितना इंपॉर्टेंट काम किया, वो हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 में देखा। क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 में हमने पूरा डिटेल में देखा था। याद होगा आपको कि सैनिटेशन और या एक तरीके से फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी अवेलेबल होना, इनकी एक्सेसिबिलिटी बहुत इंक्रीज हुई है। ठीक है, हाँ, माल नरिशमेंट की अगर बात करें तो स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, वो कहीं ना कहीं एज इट इज बनी रही, जो कि एनएफएचएस के 4th राउंड 2015-16 के लेवल पे बनी रही। बट हमें ये तो पता पड़ा ना कि सैनिटेशन कहीं ना कहीं मतलब अच्छे से होने लग गया। तो हम देख सकते हैं एज ओल्ड एक्टिविटीज़, ओपन डेफिकेशन जो आदत थी, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे इस स्वच्छ भारत मिशन की वजह से बिहेवियरल चेंज आकर के आज एक एक इंडिविजुअल टॉयलेट को एक्सेस करता है। फिर हम देखते हैं अमिताभ बच्चन जैसे बड़े लीडर्स हैं, दरवाज़ा बंद जैसे कैंपेन लेकर के आते हैं, और करंट अभी क्या चल रहा है, हर कोई हर रोज़ हमेशा टॉयलेट्स का यूज़ करेगा। तो ये बिहेवियरल चेंज जब हमने हमारी सोसाइटी में कई लाखों हज़ारों सालों से बैठा हुआ था, उसको अगर हम हटा सकते हैं, तो ये कोविड-19 के लिए मास्क को, सोशल डिस्टेंसिंग को, क्या ये अप्लाई नहीं कर सकते? क्यों हम इस चीज़ से मतलब इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा चिंता में आए कि भाई हमारे यहाँ पर ये चीज़ फॉलो नहीं होगी, जब बिहेवियरल चेंज हो सकता है 600 मिलियन सिटीजन्स का। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कोरोना रिस्पॉन्स के लिए भी तैयार कर सकते हैं हमारे लोगों को। देखो, वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, ठीक है, और हम कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत मिशन का सेकंड फेज भी अब एंटर कर गए हैं, जहां पर ओपन डेफिकेशन फ्री सोसाइटी का ओडीएफ सोसाइटी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। अब तो ओडीएफ प्लस जो हमने ऑलरेडी न्यूज़ डिस्कशन में देखा था। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल जाता हूँ, हमेशा शाम को लगभग 8 बजे के लगभग मैं डेली इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ जो है वो डिस्कस करता हूँ, और साथ में आप लोगों को उनमें जो इंपॉर्टेंट बॉडीज़ आती है ना, उनके बारे में भी हम डिस्कस करते जाते हैं साथ साथ में ही। ठीक है, अगर आप वो भी फॉलो करना चाहो तो शाम तक आपको वेट करना होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर वापस आर्टिकल पे आते हैं, तो कितना कुछ भी हो, स्वच्छ भारत से हमने बहुत कुछ सीखा है, वही चीज़ हमें अप्लाई करने की ज़रूरत है, बिहेवियरल चेंजेस लाने की ज़रूरत है, लोगों में एक अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। आज हम देखें तो बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पर हमने, जैसे कि स्वच्छग्रहीज होते हैं, जो यंग इंडिविजुअल्स हैं, स्किल वॉरियर्स हैं, वो अलग अलग जगहों पर जाते हैं, प्रभात फेरियां कर रहे हैं, समझा रहे हैं लोगों को कि स्वच्छता का कितना फ़ायदा है। बोलो, वही चीज़ तो हम अप्लाई कर सकते हैं ना। महात्मा गांधी का जो ड्रीम है ना,
वो हम 130 करोड़ इंडियन एक साथ मिलके फुलफिल कर सकते हैं। जो हमारी हैबिट होनी चाहिए सैनिटेशन की, वो हमने कहीं ना कहीं अडॉप्ट भी की है स्वच्छ भारत मिशन में। तो क्यों ना फिर बाद में पोस्ट वैक्सीन भी हम कोविड-19 को टैकल करने के लिए, आप देखोगे तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो भी नॉर्म्स गाइडलाइंस दी जाती है सरकार के द्वारा, उनको हम रिलीजियसली फॉलो करें। ठीक है, इस तरीके से हमारा डिस्कशन यही ख़त्म है। थैंक यू वेरी मच।